routinely, we cannot say that migraine is a serious issue. That is how I usually address and tell most of my people who suffer from migraine that it is severe, but it is not a serious issue. But yes, since the topic for today discussion is migraine emergencies, we need to understand there are definitely few of the visits to emergency department because of the migraine. And it's not that all migraine patient will be managed in the outpatient departments. Few of them will require admissions and have to be taken care by experts as an IPD case scenarios. Now, regarding migraine, I think the best tool to handle and to manage migraine is the patient education. So I would like to thank the organizers for this type of event where we can outreach to the people with migraine so that they can understand the disease better and take care of their own problem in a better way and based upon science, more importantly. So what is migraine? So for migraine, you need to understand that we have two types of headaches. One is the primary headache and the other one is the secondary headache. Migraine is a very common type of primary headache. Now, primary headaches are those where the headaches are the disease in itself. That means it's not only the symptom, it's the disease. Whereas the secondary headaches are those where headaches are just one symptom. So प्राइमरी हेडेक्स कौन सी हैं? जिसमें हेडेक ही बीमारी है और वो किसी चीज का लक्षण नहीं है. अगर वो सिर्फ किसी बीमारी का लक्षण है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी हेडेक्स. प्राइमरी हेडेक कॉमन है, उसमें से माइग्रेन एक कॉमन प्रकार है. दूसरे प्रकार होते हैं टेंशन टाइप हेडेक. अब यहाँ पे टेंशन वर्ड इज नॉट मेंटल टेंशन, ये बैंड लाइक हेडेक होते ही है. और जो माइग्रेन है ये एक रेकरिंग फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेडेक है. मतलब कि आपके पास एक पीरियड होगा जो कि हेडेक फ्री होगा, जिसको हम इंटर अटैक पीरियड कह सकते हैं. और अटैक पीरियड होता है जिसकी शुरुआत में चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड और डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन जैसे बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हो सकते हैं. इसको हम प्रोड्रोम कहते हैं. पहले इसको हम प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स कहते थे, आजकल हम इसको प्रोड्रोम कहते हैं. ये कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन तक पहले हो सकता है, जो कि मेजर सबको पता है, जो स्टेज कहते हैं नोसिसेप्टिव फेज या हेडेक वाला फेज. और जब ये हेडेक वाला फेज जो कि 4 से 72 घंटे तक एक एपिसोड रह सकता है, वो उसके बाद फेज आता है पोस्ट्रोम, जिसमें फिर से वही सिम्टम्स जैसे कि इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन का लैक होना या फिर जस्ट आपको सेंसिटिविटी टू इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड और फटीग की फीलिंग या थकान सी महसूस होती है, वो फीलिंग रह सकती है, जिसको हम पोस्ट्रोम कहते हैं. अब मैक्सिमम लोगों में यही एक फेज होता है जो साइकिल होता है कि इंटर अटैक पीरियड हुआ और अटैक के दौरान प्रोड्रोम, हेडेक, पोस्ट्रोम. बट कुछ माइग्रेन के पेशेंट्स में कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जिनमें से 90% में 90% ऑफ पीपल विल हैव विजुअल सिम्टम्स. जैसे कि स्पार्कलिंग लाइट आएंगी आपके आधे विजुअल फील्ड के अंदर, या कलर्ड स्पेक्ट्रा आएगा, ऐसे वेवी सी लाइंस आएंगी, या शेप्स चेंज हो सकती हैं जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. ये और कई और सिम्टम्स जैसे कि किसी एक साइड के हाथ पांव का सुन्न होना या कमज़ोर पड़ जाना या कुछ एबनॉर्मल सेंसेशंस जिनको हम पैरेस्थीसियास कहते हैं वो होना. तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको हम ऑरा कहते हैं. तो जिन लोगों में ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा. और ज़्यादा कॉमनली या कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन इज माइग्रेन विदाउट ऑरा, जिनमें ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते. अब ये ऑरा 5 मिनट से लेकर 60 मिनट तक एक ऑरा की ड्यूरेशन होती है, एक्सेप्ट अगर वो वीकनेस हो. और अप टू 3 सिम्टम्स तक ऐसे देखने को मिल सकते हैं हेडेक से पहले या हेडेक के दौरान. बच्चों में ये ड्यूरेशन जो ऑरा की है वो 2 मिनट से लेकर 60 मिनट तक की भी हो सकती है.
और जो हेडेक का जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताया वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कॉमनली हेडेक के जो माइग्रेन के हेडेक्स हैं, क्योंकि वो एक दिन से ज़्यादा भी चल सकते हैं, 4 से 72 घंटे की मैंने पहले भी ड्यूरेशन बताई थी, तो क्योंकि वो 72 घंटे तक रह सकता है, इसलिए बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि जब अगले दिन सेम हेडेक के साथ लोग उठते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये दूसरा दिन एक अलग एपिसोड चला है, 2 दिन तक हेडेक हुआ, तो उसको कहते हैं कि 2 एपिसोड्स हुए, जबकि ऐसा नहीं है। आप रात को सोए, आप हेडेक के साथ सोए, अगले दिन उठे तब भी हेडेक था, वो एक ही अटैक का पार्ट हो सकता है। तो फिर हम हेडेक्स को किस तरीके से, अब दूसरी चीज क्या है, जब भी हम बात करते हैं हेडेक्स की, तो लोग सबसे जरूरी बात करते हैं कि मुझे ये माइग्रेन वाला नहीं, वो नॉर्मल वाला हेडेक होता है। पहली चीज जो कॉमन हमने एक्सपीरियंस में मैंने अपने नोट की है, ये कॉमन वाला हेडेक या नॉर्मल वाला हेडेक कुछ नहीं होता। नॉर्मल पेन कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो मेरे हर पेशेंट कैरी करते हैं वो है हेडेक डायरी। आप प्लीज अपनी माइल्ड से माइल्ड हेडेक को भी नोट कीजिए। तो बहुत सारे स्केल्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे विजुअल एनालॉग स्केल कहते हैं, 0 से 10 तक का मतलब कि अपने पेन्स को रैंक कर सकते हो, जिसमें 0 कोई पेन नहीं है, 10 एक ऐसा दर्द जो कि जान निकाल देगा। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली दर्द एक ऐसी चीज है जो एक इंसान खुद बता सकता है कि वो कितना तकलीफ में है। तो हम पेशेंट से खुद पूछते हैं कि आप बताइए कि कितना आप उसको रैंक देंगे 0 से 10 के ऊपर। तो सभी अटैक्स को एक पर्टिकुलर रैंक पेशेंट दे, वो बेटर रहता है। दूसरा एक स्केल जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत काम आता है, वो है 1, 2 एंड 3, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अब इसमें एक नंबर वाला दर्द वो है जो डल, हल्का हल्का मध्यम मध्यम आपका चलता जा रहा है, बट आप डे टू डे रूटीन के सभी काम कर पा रहे हो। 2 एक ऐसा मॉडरेट पेन है जो आपको वो काम करने में रुकावट दे रहा है, बट यू आर स्टिल एबल टू कंटिन्यू। 3 एक ऐसा दर्द जो मैक्सिमम लोगों जो कि बहुत सीवियर माइग्रेन से पीड़ित होते हैं वो उनको मालूम है, वो ऐसा दर्द जिसके अंदर आपको तेज दर्द हुआ, जिसमें सिर फट रहा है टक 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 करके, थ्रॉबिंग करेक्टर जिसको जो करेक्ट क्लासिकल माना जाता है हेडेक का, और वो हेडेक हुआ और आपको उसके लिए अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ गई, या आपको सारी लाइट्स बंद करके बिल्कुल सारा जो काम कर रहे थे उसको रोक के आपको सोना पड़ गया। यू हैव टू गो टू बेड, पुट ऑफ द लाइट्स, सबको आप कहते हो कि प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो ये 3 नंबर का दर्द हो सकता है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमें ट्रीटमेंट के लिए जरूरी समझना है वो सभी टाइप के हेडेक्स 1, 2 एंड 3 नंबर। तो ये तो हुई बात सिविरिटी की। अब क्या आपका हेडेक पहले तो माइग्रेन है या नहीं है ये भी तो जान लें। अब क्या होता है कि सब सोचते हैं कि किताब की पिक्चर मिलेगी हर एक में, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। यस, वेरी कॉमनली एक साइड पे हेडेक होता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, वो सारे सिर में भी हो सकता है, और साइड बदलता रहता है। ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज कि हर एक में शुरू से ही तेज दर्द होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा कि ये चीजें क्या, जब मैं इमरजेंसीज के बारे में बात करूंगा तो बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या रेड फ्लैग्स हैं जब आपको चीजों के बारे में सोचना है। उसके बाद जो चीज आती है, तो जो हेडेक डायरी है वो आपकी ना तो सिर्फ हमारे को सिविरिटी के बारे में बता रही है, बट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताती है, जिसमें से अभी हमने एक के बारे में बात की है, जैसे कि जो कि सिविरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। दूसरी चीज जो वो बताती है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव द हेडेक्स। अब वो महीने में या हफ्ते में कितनी बार हो रहा है। अब हर एक माइग्रेन के पेशेंट में वो यूजुअली कैसे स्टार्ट होगा, ये प्रॉब्लम यूजुअली कब स्टार्ट होती है, यंग लोगों में, एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाती है। स्कूल अगर हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि बस मुझे 15 दिन से बहुत सिर दर्द है। नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन दोज 15 डेज ऑफ सिवियर हेडेक। वी आर इंटरेस्टेड कि अगर हम उसको प्रोब करते हैं तो ज्यादातर लोग बताते कि हाँ, यस, जब स्कूल में भी होता था, तो मैं स्कूल से जब वापस आते थे तब भी सिर दर्द होता था, कॉलेज में भी होता था। फिर आपको क्या सिंपल सा तरीका है, सोच के देखो जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है आपके लाइफ के, व्हेन यू वेंट टू स्कूल, व्हेन यू वेंट टू कॉलेज, व्हेन यू वर मैरिड, व्हेन यू हैड योर फर्स्ट चाइल्ड। तो इस तरीके से आप
सोच के देखो कि आपको तब भी क्या हेडेक्स होते थे, तो वो तब क्या फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में एपिसोडिक फॉर्म में ये हेडेक स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एपिसोडिक माइग्रेन। धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म होता है टुवर्ड्स अ फॉर्म ऑफ माइग्रेन विच इज कॉल्ड एज क्रॉनिक माइग्रेन, जब आपको 15 दिन से ज्यादा हेडेक्स हो रहे हैं। बट वहां तक आने की जरूरत नहीं है कि ट्रीटमेंट उस टाइम तक आप अपना ट्रीटमेंट को रोकें। अंडरस्टैंड, आपको माइग्रेन पहले भी करना है। तो एक हमने बात की सिविरिटी की, दूसरी बात की फ्रीक्वेंसी की, कि आपको एक महीने या एक हफ्ते में कितनी बार हो रहा है। तो प्लीज अपनी हेडेक में डायरी में सभी के सभी 1, 2 और 3 वाले सभी हेडेक्स डेट वाइज, किस दिन कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपको हेडेक रहा और क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स रहे। अब वो एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत जरूरी हैं हमारे लिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस तरीके से जो आज हमारा टॉपिक है माइग्रेन इमरजेंसीज, उसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि जो बहुत कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, नॉजिया और वॉमिटिंग, सो ये एक इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मैक्सिमम लोग वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट आते हैं जिनके सिवियर हेडेक के साथ अनरिलेंटिंग वॉमिटिंग होती है, जिसके कारण जो हमने मेडिकेशंस घर पे यूज करने के लिए एक्यूट अटैक के लिए भी दे रखी हैं या सबको पता होती हैं, कि किसी को पैरासीटामोल से, किसी को आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन से, या जो दवाइयाँ ट्रिप्टान्स जिनको बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं, वो ओरली नहीं ले पाते, तब वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं। तो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं ये भी आपको नोट करने चाहिए। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया नॉजिया और वॉमिटिंग, लाइट के लिए फिर से सेंसिटिविटी या साउंड्स के लिए सेंसिटिविटी, जिसको हम फोटोफोबिया या फोनोफोबिया कहते हैं, और साथ में चक्कर आ सकते हैं, लाइट हेडेडनेस की फीलिंग हो सकती है कि हल्का हल्का सा लग रहा है, और डिजीनेस सी फील होती है। कई बार कुछ लोगों को आंखों के आगे अंधेरा सा भी महसूस होता है। सो ये सब चीजें जो हैं ये एसोसिएटेड सिम्टम्स में आते हैं। अब तो आपकी हेडेक डायरी ने हमें अभी तक दो इन्फॉर्मेशन दे दी, एक तो आपकी सिविरिटी के बारे में, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में, और अभी मैंने मेंशन किया एक है कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये अटैक रहा। अब यहां पे बात आती है ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन थर्ड इंफॉर्मेशन। सो अगर ये ड्यूरेशन, मैंने नॉर्मली बताया कि एक हेडेक का अटैक, माइग्रेन का अटैक 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक रह सकता है। तो अगर 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक वो हेडेक रह सकती है, तो और आपके वो सेम डे के अटैक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे पे, चाहे वो बीच में मध्यम होके फिर से तेजी पकड़ा उसने अगले दिन, तो वो एक अटैक में काउंट होगा। दिन कितने सिरदर्द में बीते एक ही अलग इन्फॉर्मेशन हेडेक डायरी दे रही है, पर कितने अटैक हो रहे हैं महीने में वो आपकी ये हेडेक डायरी बताएगी कि वो कॉन्टिन्यूस अटैक्स थे या वो डिसकॉन्टिन्यूस अटैक्स थे। अब इसके अंदर क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जो अटैक्स 72 घंटे से ऊपर जाते हैं उनको हम कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एडमिशंस का इसमें, क्योंकि हेडेक्स बहुत सिवियर, प्रोलॉन्ग्ड और कई बार एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं, और इस टाइम तक यूजुअली जो हम एक्यूट मेडिकेशंस देते हैं वो काम नहीं आ रही होती, स्पेशली ओरल फॉर्म्स, और इनको जरूरत पड़ती है पारेंटल एनाल्जेसिक्स की, मतलब आईवी प्रेपरेशन, हमें इंट्रावीनसली वो सब देने पड़ते हैं। सो मैं अभी ये चीज़ों के बारे में आ रहा हूँ कि जो फास्टेस्ट वे क्या है माइग्रेन अटैक का, एंड इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो माइग्रेन ट्रीटमेंट है, अब मैनेजमेंट पे आते हैं। माइग्रेन के दर्द के बारे में जाना कि वो जरूरी नहीं है कि एक साइड पे होगा। यस, मोस्ट कॉमनली इट इज यूनिलैटरल, 4 से 72 घंटे तक रहता है, फोटोफोबिया या फोनोफोबिया के साथ एसोसिएटेड होता है, और नॉजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है माइग्रेन अटैक के। शुरू होता है एपिसोडिक के फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म होता है क्रॉनिक फॉर्म की तरफ। अब एक और टाइप का हेडेक इसके साथ बहुत कॉमनली जुड़ा हुआ है। जब एपिसोडिक हेडेक्स में या क्रॉनिक हेडेक्स में स्पेसिफिकली आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ट्रीटमेंट पे, सिर्फ एक्यूट ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, एनाल्जेसिक्स को ओवर यूज करते हैं, या कुछ मेडिकेशंस जो कि ट्रिप्टान्स या अर्गॉट्स हैं या कुछ और
टाइप के एनाल्जेसिक्स जैसे कि ओपियाइड्स, ट्रेमाडोल वगैरह ये सब यूज करते हैं अपने हेडेक्स के लिए, और सिर्फ उस पर निर्भर करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उस पर नहीं आते, तब आपका माइग्रेन एक ऐसे टाइप ऑफ हेडेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसको हम कहते हैं मेडिसिन ओवर यूज हेडेक, एंड दैट इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट इवन देन क्रॉनिक माइग्रेन। क्योंकि अगर यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स या थ्रेशोल्ड था पेन का, आपने उसको बढ़ा के रिड्यूस कर लिया है, अब आप जो बेनिफिट आपको एक्यूट मेडिकेशन इनिशियली दे रही थी, उसके क्रॉनिक ओवर यूज से, मिस यूज से आपने उस थ्रेशोल्ड को रिड्यूस कर लिया है। वो बेनिफिट ना तो आपको सेम डोज पे मिलेगा, ना सस्टेन होगा, और ना ही आपको बार बार भी उसको यूज करना पड़ेगा। सो एक विशियस सर्कल बन जाता है जिसे हमें ब्रेक करना पड़ता है इस यूज को ब्रेक करके। अब आते हैं मैनेज कैसे किया जाता है माइग्रेन को, जिसमें शायद जो अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया उसका भी आंसर मैं आपको दे पाऊंगा। सो मैं माइग्रेन के मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। अब जो सबसे बड़ा पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है, दैट इज योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आती हैं चीजें? सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ट्रिगर्स। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ट्रिगर्स कब हो पाएगा? तभी दोबारा से क्या टूल आया हमारे पास? हेडेक डायरी। हेडेक डायरी में जो आपके पास जब भी आपने एंट्री की, प्लीज सोचिए कि पिछले 24 से 48 घंटे जब भी आपने एंट्री की, ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर्स उभर के आ रहे हैं जो कि रीजन हो सकते हैं ट्रिगर्स। अब देखिए, पड़े हुए कभी भी पेट्रोल में आग नहीं लगेगी, तो जो आग का रीजन है, जो हेडेक का रीजन है, वो माइग्रेन रहेगा। इट्स ए जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू हैव हेडेक्स बिकॉज ऑफ माइग्रेन। सो कोई भी डॉक्टर उसको अप्रूव नहीं कर पाएगा, पर यस, हेडेक्स को कम किया जा सकता है, और वो कैसे करेंगे जो अब मैनेजमेंट में आपको समझा रहा हूं। तो जो ससेप्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, और ना ही हमारा किसी भी मैनेजमेंट से ये टारगेट होता है कि आपको हम 100% हेडेक फ्रीडम दे पाएंगे। क्या टारगेट है? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ वेयर हेडेक्स डोंट इंटरफेयर। आपकी लाइफस्टाइल में, आपके लाइफ में, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में हेडेक इंटरफेयर नहीं करे। तो क्या चीज बची हमारे पास? अब सबसे इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि लाइफ लॉन्ग चलनी है, इसके ऊपर फोकस बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स। ट्रिगर वो चिंगारी है जिसमें पड़े हुए पेट्रोल में आग लगेगी। सो वो पेट्रोल क्या है? माइग्रेन। ट्रिगर क्या है? वो कॉमनली क्या क्या होते हैं? खाना टाइम से नहीं खाना, स्किप करना या डिले करना, नींद, स्लीप एंड फूड, इनमें डिसिप्लिन ना होना। अब जो स्लीप का डिसिप्लिन है वो कैसे? वेरी कॉमनली मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो स्लीप शिफ्ट डिसऑर्डर्स वाले लोग होते हैं, जिनके शिफ्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, और या फिर वो डेलिबरेटली बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट या अपने सेल्फ रीजन से देयर इज एन इंटरफेरेंस बिटवीन पैटर्न ऑफ स्लीप। कुछ लोगों को लेट सोने की आदत होती है, पर अगर वो उनको जल्दी उठना पड़ जाए अपने टाइम से, तो उनको हेडेक ट्रिगर हो जाता है। सो सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, ड्यूरेशन भी सेम होना बहुत जरूरी है। अब वेरी कॉमनली बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वीकेंड्स पे ये डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपको ज्यादा सोने का मौका मिला तो आप ज्यादा, सो अंडर स्लीपिंग, ओवर स्लीपिंग, बोथ ट्रिगर। सो अंडर ईटिंग, ओवर ईटिंग, बोथ ट्रिगर। इसके अलावा लाउड साउंड्स, ब्राइट सनलाइट, वेरी कॉमनली लोग बोलते हैं मैं तेज धूप में जाते ही ट्रिगर हो जाता है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, एंड सम टाइप्स ऑफ फूड्स। इनिशियली मैं सबको बोलता था 3 च, chocolates, Chinese and cheese. But chocolate has been of late found to be more commonly implicated, क्योंकि एक जो प्रोड्रोम मैंने आपको बताया उसके अंदर क्रेविंग होती है स्वीट फूड्स के लिए, तो उसके लिए चॉकलेट्स के लिए क्रेविंग बहुत कॉमनली वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग चॉकलेट्स कंज्यूम ज्यादा करते हैं। तो जब उसके बाद ऑब्वियसली पोस्टड्रोम के प्री प्रोड्रोम के बाद हेडेक होना है, तो लोगों को लगता है कि वो शायद ट्रिगर था, बट ऐसा नहीं है। सो जो क्रेविंग फॉर स्वीट्स, ये भी एक मैंने बताया प्रोड्रोम का पार्ट हो सकता है। तो चाइनीज, बिकॉज उसमें सोडियम मोनोग्लूट्रेट होता है जिसको हम अजिनोमोटो और वो कहते हैं, तो वो भी स्पेशली नूडल्स और सूप्स में, आर्टिफिशियल सूप्स में वो ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा आपको जो चाइनीज के बाद मैंने बताया चीज, इटालियन चीज, मेयोनीज, ये बहुत कॉमनली ट्रिगर करते हैं। तो वाई
helping why it is important to identify your triggers, because अगर आप avoidable triggers को, जो आप अवॉइड कर सकते हो, उनको माइनस कर दोगे अपने लाइफस्टाइल से, तो आप मैक्सिमम अटैक्स को अवॉइड कर सकते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको किसी को बेल कराना है या क्राइम करने से रोकना है, आपको डिसाइड करना है. तो क्राइम होने ही मत दो, तो ट्रिगर ही नहीं होगा तो शायद एक्यूट मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो प्लीज फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, control your weight. That is another very important thing, because even 5% loss of weight has been shown to have much very important benefit in migraine management. अब इसके बाद आता है कि आपने लाइफस्टाइल भी प्रॉपर रखा है, फिर भी आपके जो अटैक्स है वो बहुत या तो सिवियर हैं, फ्रीक्वेंट हैं, या उनकी ड्यूरेशन बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, या फिर कुछ ऐसे पॉपुलेशंस हैं जैसे मेरे पास हाईली एक्टिव इंडिविजुअल्स आते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अब एग्जाम डेट पे प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे. तो दे शुड बी ऑन सम मेडिकेशंस, जो कि सेकेंड पार्ट है मैनेजमेंट का, जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस कहते हैं. प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस का मतलब जो बचाव करती हैं. दे आर नॉट एनाल्जेसिक्स, दे आर नॉट पेन किलर्स, बट दे स्टॉप और दे प्रिवेंट द अटैक्स फ्रॉम हैपनिंग. अब इसमें डिफरेंट क्लास हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनका हम चयन, जिनकी हम सिलेक्शन करते हैं पेशेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए. और जैसे कुछ लोगों में साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ जो हम होते हैं उनको बहुत कंसिडर में लाते हैं. जैसे मैक्सिमम लोगों को सोने में दिक्कत होती है, तो कई मेडिकेशंस हैं जो नींद इंड्यूस करती हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं. रादर उनके साइड इफ़ेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं कि माइग्रेन में भी हेल्प मिले और उनको उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ में भी हेल्प करे. मतलब कि एक तीर से दो निशाने. कुछ उसमें मेडिकेशंस हैं जो वेट लॉस कराती हैं, तो हम जो obese लोग हैं उनमें वो मेडिकेशंस को प्रेफर करते हैं. अब कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम सिर्फ मेल्स में दे सकते हैं, फीमेल्स में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में यूज नहीं कर सकते. इसके बाद बारी आती है जो होता है एक्यूट मेडिकेशंस, जो अभी जिसके बारे में मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया. तो एक्यूट मेडिकेशंस जो है वो ऐसी टाइप की मेडिकेशंस हैं जो कि अटैक को अबॉर्ट करती हैं. सो इनका दूसरा नाम क्या होता है, अबॉर्टिव मेडिकेशंस. इश्यूज क्या है कि अबॉर्टिव मेडिकेशंस कॉमनली ओवर द काउंटर मिल जाती हैं. सभी कहते हैं कि अभी मैं किसी से पूछता हूँ आप माइग्रेन के लिए क्या लेते हैं, तो वो बहुत सारे दवाइयों के नाम लेते हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अबॉर्टिव मेडिकेशंस हैं. अब क्या है कि अगर आप अपने एक्यूट मैनेजमेंट को प्रॉपरली नहीं रख रहे हैं तो भी आपके क्रॉनिक माइग्रेन को में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अगर आप उसको ओवर यूज कर रहे हो तो आप अपने माइग्रेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, जो मैंने पहले बताया, माइग्रेन या मेडिसिन ओवर यूज हेडेक में. तो आप क्या करोगे, आप अपनी हेडेक डायरी में ये इंफॉर्मेशन भी डालोगे, आपने कितनी बार अपनी एबॉर्टिव मेडिकेशंस को यूज किया. सो मेरे पास जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं तो वो हेडेक डायरी कैरी करते हैं, तो उससे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली. एक, उनका हेडेक कितना फ्रीक्वेंट है, कितना सिवियर होता है अटैक. सो मिनिमम मोस्ट ऑफ द जो अटैक्स हैं वो किस सिवियरिटी के होते हैं, क्या ड्यूरेशन है उनकी, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, और कितना फ्रीक्वेंटली वो अपनी एबॉर्टिव मेडिकेशंस को यूज करते हैं. अगर वो अपनी एबॉर्टिव मेडिकेशंस को एक लिमिट के बियॉन्ड यूज कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट बन जाते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस के, या फिर मुझे रीलुक करने की जरूरत होती है उनके लाइफस्टाइल के ऊपर या वेट लॉस के ऊपर टारगेट करना होता है. अब जो इसके बाद बारी आती है आज के टॉपिक की, जो कि है माइग्रेन इमरजेंसीज. अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया स्टेटस माइग्रेनोसिस, बट मैक्सिमम जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट्स होती हैं वो सिवियर हेडेक्स के लिए होती हैं. सो मैं अपने दर्शकों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा रेड फ्लैग्स के बारे में. ये हम भी यूज़ करते हैं जब भी हमें ट्रायज करना होता है कि किन मरीजों को, हेडेक के पेशेंट्स को इमीडिएटली किसी ना किसी प्रकार की इमेजिंग की ज़रूरत है, MRI या CT स्कैन या फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है. क्योंकि माइग्रेन का जो डायग्नोसिस है वो मोर और लेस क्लिनिकल है. आपसे बातचीत करके, आपके पैटर्न को समझ के और हेडेक डायरी को स्टडी करके हम समझ सकते हैं. इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम. बट अगर कुछ रेड फ्लैग्स, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर वो हेडेक इस तरीके से थंडर क्लैप जैसे बिजली कड़कती है वैसे आपके एकदम अपने सिर पकड़ लिया, ये जिंदगी का वर्स्ट हेडेक हुआ. सो
किसी माइग्रेन के पेशेंट में अगर ऐसा चेंज इन करेक्टर या सिविरिटी हो रहा है तो भी हमें उसको सीरियसली कंसिडर करना पड़ता है। नेचर थंडर क्लैप तो होता है जो एकदम विद इन 60 मिनट्स, गाड़ी की जैसे एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 60 किलोमीटर पर आवर जैसे होता है ना कि विद इन सो मेनी सेकेंड्स, वैसे ही विद इन अ मिनट अगर कोई भी हेडेक अपनी जीरो इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच रही है उसको हम थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं। सो दिस इज वन, इसमें माइग्रेन हो सकता है, बट जैसे मैंने अपने आउटसेट पे बोला, माइग्रेन यूजुअली सिवियर प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस नहीं होती, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकती इमीडिएटली, तो नहीं होती है। इसलिए हमें दूसरी ऑप्शंस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं या परमानेंट डैमेज करके जा सकती है, उनके बारे में सोचना पड़ता है जब थंडर क्लैप हेडेक्स होती हैं। सो हम उस केसेस में जरूर इमेजिंग कराते हैं। सो प्लीज अगर आपको थंडर क्लैप हेडेक्स हो रही हैं तो प्लीज विजिट इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमीडिएटली। एक टाइप की ये रेड फ्लैग है। दूसरा है कोई भी हेडेक जो किसी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ हो रहा है, आपको एक आंख से दिखना बंद हो गया है, आपको एक साइड के हाथ की ग्रिप में कमजोरी लग रही है, या एक साइड की बाजू उठाने में दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। कोई भी एक साइड के पाँव पे आप वजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको फेस के एसिमेट्री दिख रही है, इसके साथ आप प्लीज जरूर टेस्ट कराइए, अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, इसके लिए वेट मत कीजिए। कोई भी हेडेक जो फीवर के साथ आता है उसके लिए आपको सीरियस होना चाहिए, बिकॉज ये ब्रेन इन्फेक्शन का फीचर हो सकता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बहुत यंग लोगों में या बुजुर्गों में 50 साल के बाद अगर हेडेक की शुरुआत हो रही है तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अगर 40 साल के बाद अगर कोई पेशेंट को ट्रॉमा के बगैर सडनली ऐसे हेडेक स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। सो कुछ रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताया। स्पेशल कंडीशंस जैसे प्रेगनेंसी के अंदर सभी हेडेक्स को बहुत ध्यान से हमें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। हम काफ़ी सारे टेस्ट जैसे सीटी स्कैन इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। दूसरा काफ़ी मेडिकेशंस है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। एबॉर्टिव मेडिकेशंस के तौर पे भी हम सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी स्पेशल पॉपुलेशंस में भी हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। सो अब बात आती है टिपिकल मेडिकल इमरजेंसीज की। तो कुछ माइग्रेन मैंने आपको जैसे बताया, माइग्रेन विद ऑरा, उसके अंदर कई ऐसे ऑराज होते हैं जिसमें वीकनेस या विजुअल सिम्टम्स हो सकते हैं, और वो ऑरा वहां पे भी रुक सकते हैं। जैसे मैंने बताया 60 मिनट तक उनकी ड्यूरेशन होती है यूजुअली, और उसके बाद वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं सिम्टम्स। तो बट अगर वो 60 परसिस्टेंट ऑराज कहते हैं उसको, कि जब वो 60 मिनट से भी ज़्यादातर देर तक वो सिम्टम्स रुक जाएं, तब हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। हमें स्पेशली इमेजिंग करा के, ब्रेन एमआरआई करा के उनका कोई और कॉज तो नहीं है माइग्रेन के अलावा, ये देखना पड़ता है। अगर माइग्रेन के पेशेंट में ऐसे विजुअल सिम्टम्स हेडेक के दौरान ऑरा जिसको हम कहते हैं वो परसिस्ट करते हैं, बट एमआरआई में कोई चेंजेस नहीं आते, तब हम उसको कहते हैं माइग्रेन विद परसिस्टेंट ऑरा। अगर वो एमआरआई के अंदर कुछ ऐसे धब्बे दिखाई दें जिनको हम स्ट्रोक कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं माइग्रेनस इन्फाक्शन, मतलब कि ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो गई माइग्रेन के पेशेंट्स के अंदर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हेडेक के, अगर तो ये हेडेक के दौरान हो रहा है तो हम उसको माइग्रेनस इन्फाक्शन कहते हैं। अगर ये सिम्टम्स, क्योंकि माइग्रेन विद ऑरा के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रोक का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। स्पेशली एक हार्ट की कंडीशन रहती है जिसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, मतलब कि हार्ट के अंदर छोटा सा छेद रहता है। तो जो माइग्रेन विद ऑरा के पेशेंट्स हैं उनको अपने स्ट्रोक रिस्क को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और स्पेशली ये लोग, मेरे पास बहुत सारे यंग फीमेल्स आती हैं जब स्पेशली फॉर दोज आर ओबीस एंड बिकॉज ऑफ पीसीओएस के कारण वो हार्मोनल पिल्स स्टार्ट करते हैं, देन दे रन एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक बिकॉज उनके कई रिस्क फैक्टर्स, ये यहाँ पे 3+3 6 नहीं, 3 into 3 9 हो जाता है। So the risk multiplies, it doesn't get only added. So in nutshell, जो मैंने अभी तक बात की कि एक सीवियर अटैक, सीवियर हेडेक भी हो सकता है जो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके जा सकता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग्स, वो हो सकती हैं, आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके जाएं।
न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, persistent aura या फिर aura with infarction, और स्टेटस माइग्रेनोसिस वेरी कॉमनली रीजन रहता है एडमिशंस का, जिनको हमें इंट्रावीनस रूट से ट्रीट करके, जिसमें हम इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स, कुछ एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं जो विशियस साइकिल को ब्रेक करते हैं, और वेरी कॉमन एंड इट इज covered under most of the insurances also, that where a migraine patient is justified to get admission. तो डेफिनेशन क्या है उसकी, जब 72 घंटे जो कि अपर लिमिट हम एक रूटीन अटैक की मानते हैं, उसको बियॉन्ड हेडेक्स परसिस्ट करें. आई होप मैंने नटशेल में एक माइग्रेन का आपको मैनेजमेंट का ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू दिया है. यस, वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक वन ऑफ द थिंग है जिसमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है. That means these are general principles based upon which we treat migraine, but definitely everybody should know. So ये वो information है what every migraine person should know about migraine. There are number of things. Individual जैसे सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, so there is no one model which fits everyone. Please don't stick to or restrict yourself to. These are basics, so don't restrict yourself to these principles alone. Seek help and titrate your treatment, get it individualized. That's all what I have to say for today. So इलाज चलने से आपका मतलब है, I hope prophylactic medication. मैंने lifestyle changes के लिए बोला लाइफ लॉन्ग, because they are free of cost. It's your good habits and I think they help in totality. Regarding the prophylactic treatment जो कि preventive medication है, वो 3 to 6 months हम usually उसकी duration लेके चलते हैं कि उनको जरूरत होगी. But I personally feel is कि जब आप religiously अपने prophylactic medications को follow करते हो, अगर आप equal time में आप अपने lifestyle modifications पे focus करो, then we are in a better position to take them away gradually. Obviously ये कोई switch on या switch off नहीं है कि 3 या 6 महीने के बाद वो आपका जो prophylactic treatment है वो बंद हो जाएगा. So usually 3 to 6 months, but it can be beyond also, it can be more also. Your headache diary during that, yes, that is another thing which your headache diary tells us, that is the response to treatment. So very commonly ये तो this is a personal experience with everyone whosoever suffers from migraine, that sleep is a natural anti-migraine drug. It's a migraine treatment. So switching off the lights. So हम पूछते भी हैं कि आप क्या है जो आपको माइग्रेन के में हेल्प करता है, जो आपको आप क्या करना चाहते हो जब आपको माइग्रेन का अटैक होता है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर कि मैं शांत होके बिल्कुल लाइट ऑफ करके सबको मना करके कि कोई शोर ना हो, कोई कुछ ना हो, तो उस ऐसे एनवायरनमेंट में लेटना चाहते हैं. सो स्लीप इज समथिंग विच इज अ नेचुरल थिंग, बट एज आई टोल्ड कि सभी और सब टाइम पे या हर अटैक के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता. आपने बहुत एक टिपिकल केस सिनेरियो दिया कि घर पे हैं तो ये कर पाओगे, और आप इस सुटेबल अगर आप अलाउ करता है, अब किसी का अगर एग्जाम हो तो आप सो के सारा टाइम तो नहीं निकाल सकते आप, या लाइक यू हिमांशु, यू आर सिटिंग इन एन ऑफिस, यू कांट, इफ यू हैव एन अटैक you can't just go to sleep. So you have to be ready with your abortive medication. I usually ask my patients to carry them along सभी टाइम पे, because एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि माइग्रेन के पेशेंट्स वेरी कॉमनली दे कंप्लेन ऑफ मोशन सिकनेस, कि जो जैसे वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि व्हाइल ट्रेवलिंग their attack gets triggered. One is because of the sometimes the smell of the petrol or the petroleum products जो कि करते हैं. फिर गाड़ी के अंदर आप enclosed AC को यूज कर रहे हो तो एक उस enclosed environment में. Second is the motion, वो भी ट्रिगर करता है. So very commonly motion sickness होती है. तो I always ask my patients to carry their abortive medication every time wherever they go, so that, see, target is quality of life and functionality. It's not that headache freedom comes with that. Is equivalent to quality of life is most important thing. So very good question. He's asking that. I can read that, Himanshu. Yeah. So very good question. This is something which is unique to the special population of females and especially the reproductive age group. This is what we call as the menstrual migraine or catamenial component of the migraine. And so these people know that
they will have these attacks around their periods, and if their periods are predictable, what we recommend is use of the abortive medication. क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो था कि कब मेडिकेशन वो लें तो वो बेस्ट बेनिफिट मिलेगी. सो एक चीज आई थिंक जो मैं मिस कर गया हूँ वो है कि एक्यूट मेडिकेशन दे हेल्प द मोस्ट इफ दे आर टेकन अर्ली इन द हेडेक, बिकॉज एवरी माइग्रेनर्स नोज कि अब मेरा वो टिपिकल हेडेक स्टार्ट हो गया है. इट इज नॉट लाइक कि दे विल सो, बट मैक्सिमम पीपल वेट कि जब मेरा हेडेक तेज होगा ना, सर मैं ना दवाई अवॉइड कर रहा था. सो वो चीज वो अप्रोच है वो, बिकॉज जितनी भी मैक्सिमम मेडिकेशंस हैं दे एट बेस्ट व्हेन टेकन इन 2 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द अटैक. सो दैट इज द बेस्ट टाइम. सो इसी तरीके से अगर आपको पता है कि आपके पीरियड्स इस एंटिसिपेटेड डेट को आना है एंड you feel that your attack has to be prevented, then you can use the analgesics or the abortive medication around the periods. चीज प्रूव करती है कि हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है माइग्रेन के ऊपर. So that is all what because I told कि जो oral contraceptive pills यूज करती हैं females for PCOD, उनके अंदर माइग्रेन ट्रिगर भी होता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के भी रिस्क बढ़ जाते हैं. सो जो कैटामिनियल कंपोनेंट है वो ये चीज प्रूव करता है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हैं माइग्रेन पे. व्हेन ए फंक्शनिंग इंडिविजुअल और एनी वन पर से they are not able to perform if you skip important family function, an exam or an important meeting because of a severe migraine attack. And I told you कि जो पोस्ट्रोम और प्रोड्रोम है उसमें आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी होता है. सो आपकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो बहुत वेरिएबल डिग्रीज तक अफेक्ट हो सकती है. एंड बिकॉज ऑफ द इरिटेबिलिटी आल्सो it can affect your personal with your kids, with your spouse, with your family members and your friends also. So that gives you a secondary type of you can say a negative feeling that I am not able to perform optimally. So if you control your headaches better, if you address your migraine better, I hope you will be able to perform better and have a good quality of life.